ओके, नमस्कार। आज हम नाइन्थ क्लास का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर एक कहानी है, एक गांव की। यस, दिस इज द स्टोरी एंड टेक इट एज अ स्टोरी। बी सीटेड वेरी कूलली, कामली, लिसन टू द स्टोरी। जैसे आप लोग और कहानियाँ राजा रानी की सुनते हैं, इसी तरह की एक कहानी है। बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ों को आपको सिलसिलेवार पता लग जाएगा। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। बेसिकली ये एक रिसर्च है, जिस रिसर्च को एक रिसर्चर ने गिलबर्ट एटिनी ने किया था। एक शोध किया था, एक रिसर्च की थी एक गांव पर, जो गांव उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है। मैंने यहाँ पर लिखा है। उस गांव में जाकर के उन्होंने शोध किया, रिसर्च किया, जानने का प्रयास किया कि कितनी तरह के परिवार वहाँ पर रहते हैं, क्या क्या उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो ये अध्याय जो 9वीं कक्षा के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। Every chapter which has been included in the syllabus is having certain mean. There is certain objective to take this chapter as a subject, as a curriculum. So what is the objective of this story? Why this has been taken in the syllabus of 9th class? What are the aim to tell this story to us? Let's begin with. We are going to learn in this chapter what are the basic factors of production. Yes, here we will discuss about only agriculture, खेती के बारे में ही हम जानेंगे, लेकिन अदरवाइज भी किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। बट हेयर these factors of production we will learn in the context of agriculture activities. How many factors are responsible which gives the production in the agriculture, we will discuss in this chapter. Yes, agriculture. India is an agricultural economy, agricultural country. More than 70% people directly or indirectly are engaged in the agriculture activity. So in this chapter we are going to discuss about agriculture, जो एक प्राइमरी सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर जो पूरी तरह से जिसका प्रोडक्शन नेचर पर डिपेंड है, उस एग्रीकल्चर के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम फार्मिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस गांव के लोगों ने क्या क्या प्रयास किए अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। इसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर के सेम लैंड से प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए किस तरह से मॉडर्न इक्विपमेंट एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि लैंड जो कि फिक्स है, उसी लैंड से ज़्यादा पैदावार को कैसे लिया जा सकता है ताकि इकोनॉमिकली बेनिफिट हो, सर्वाइवल ऑफ द फैमिली ठीक तरह से हो, उनकी बेसिक नीड्स पूरी हों। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन। 1960s में जो ये हरित क्रांति हमारे देश में आई थी, उसका मतलब क्या है, कहाँ से वो शुरू हुई थी और इस क्रांति का उद्देश्य क्या था, कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, ये सारी चीज़ें हम सिलसिलेवार पढ़ने वाले हैं। और अंत में ये भी देखेंगे कि ना केवल एग्रीकल्चर बल्कि उस छोटे से गांव में और कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जिन पर ध्यान दिया जाता है, जिससे लोग अर्निंग करते हैं और उनका सर्वाइवल होता है। ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो पहला पार्ट हम जो शुरू करने जा रहे हैं, हम जिस भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि उसकी लोकेशन क्या है। मैंने आपको अभी बताया था, उत्तर प्रदेश जो भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी लखनऊ है, वहाँ का ये एक गांव है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ये गांव दो पास में रहने वाले कस्बे, बसने वाले कस्बे और शहर से जुड़ा हुआ है। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर पालमपुर है।
पालमपुर से हम 3 किलोमीटर जाते हैं तो हमें रायगंज मिलता है, जो छोटा सा कस्बा है। और रायगंज से जब हम आगे जाते हैं तो शाहपुर एक बड़ा सिटी है। और ये जो रायगंज है और शाहपुर है आपस में वेल कनेक्टेड है रोड से, ट्रांसपोर्ट से। देखिए, किसी भी देश की या किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए आवश्यक है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी जो आवाजाही है, कच्चा माल फैक्ट्रियों तक और तैयार माल मार्केट तक आने के लिए रोड की आवश्यकता होती है, ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है। ठीक इसी तरह से खेती के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो पहुंचाना है खेतों तक, और खेतों में जब तैयार फसल है उसको मार्केट तक लेकर के जाना है सेल करने के लिए, तो उसके लिए भी रोड चाहिए। तो ये जो पालमपुर की रायगंज से और शाहपुर से जो कनेक्टिविटी है वेल बिल्ट है, ऑल वेदर रोड है, पक्का रोड है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। और गिलबर्ट ने बताया कि वहां जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने पाया वहां पर जो एंशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और जो मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दोनों तरह के मूव करते हैं। एंशिएंट में जैसे आपने देखा बग्गी होती है जो जानवरों से खींची जाती है, बैल से, बुलक कार्ट है, टांगा है, घोड़े से चलाया जाता है, ये भी वहां पर रन कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, ये भी सब वहां पर इजीली मूव कर रहे हैं। कारण है जो रोड है, रोड की जो कनेक्टिविटी है, रोड की जो कंडीशन है वो वेल बिल्ट है। दिस इज द प्रायर रिक्वायरमेंट फॉर द एनी ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट अ पर्टिकुलर प्लेस मस्ट बी अटैच्ड विद नियर बाय मार्केट, नियर बाय सिटी, विद अ वेल बिल्ट रोड नेटवर्क। यहां पर ऐसा पाया जाता है, ऐसा गिलबर्ट ने बताया। उसके बाद देखते हैं, देखिए, जब हम किसी भी गांव की, शहर की, कंट्री की या पूरे वर्ल्ड की स्टडी करते हैं तो स्टडी करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम लोगों को कुछ फायदा पहुंचाएं, और स्टडी भी उन समाज में रहने वाले लोगों की ही की जाती है। तो जो वो वहाँ का गांव पालमपुर का जो समाज है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि उस गांव में कितने लोग रहते हैं, क्या उनका सोशल स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस है, क्या क्या वो एक्टिविटी करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो गांव है पालमपुर, उस गांव में करीबन 450 परिवार रहते हैं। वो जो 450 परिवार हैं उनमें से करीबन 80 जो परिवार हैं उनके पास सारे गांव की 50 से 60% लैंड है। अब आप देखिए, जिस गांव की एग्रीकल्चर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो बट ऑफ कोर्स बढ़िया कंडीशन में कौन व्यक्ति होगा कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होगी। तो ये जो 80% लोग हैं इनके पास आधी से ज़्यादा लैंड होल्डिंग है। तो हम देखेंगे कि इनकी जो कंडीशन है, इकोनॉमिक जो कंडीशन है, जो इनके घर की स्थिति है वो बहुत अच्छी है। बड़े बड़े इनके पास घर हैं, वेल फर्निश्ड हैं, ठीक है। और एक और बताया कि पक्के मकान हैं, सभी के सभी वेल फर्निश्ड हैं, सीमेंटेड हैं, बड़े हाउस हैं। और दूसरी तरफ शेड्यूल कास्ट लोग हैं, 1/3 लोग जो हैं वो शेड्यूल कास्ट हैं, उनको गांव के कॉर्नर में रखा गया है। उसके अलावा उनके जो घर हैं बहुत छोटे हैं, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो कच्चे मकान बने हुए हैं ये स्थिति है क्योंकि उनके पास लैंड होल्डिंग्स नहीं है, वो एक तरह से फार्म लेबर के रूप में काम करते हैं। तो ये मैंने 3 पार्ट अभी आप लोगों को बताए हैं कि इस स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा हमने बताया कि उसकी लोकेशन क्या है पालमपुर की, और तीसरा हम लोगों ने बताया है कि वहाँ पर जो परिवार रहते हैं, कितने परिवार रहते हैं, उनका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये हमने बात की। इसके बाद हम आगे चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। नाउ चेक अगेन, मैंने आगे वाले पोर्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज फैसिलिटीज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लैंड इज फिक्स्ड। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जिस गांव की, जिसके बारे में हम स्टोरी को जानने का प्रयास कर रहे हैं,
जो शोध का विषय रहा है गिलबर्ट एटनी का, हम जानने का प्रयास करेंगे कि उस गांव में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, क्योंकि जो लोग वहां पर रहते हैं उनके लिए आवश्यक है कि जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो सारी उनकी पूरी होनी चाहिए। जैसे कि आधारभूत आवश्यकताओं में होता है मेनली तो फूड होता है, शेल्टर होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो अवेलेबल है या नहीं है। तो जब उस गांव में शोध किया गया, रिसर्च किया गया, तो पाया कि इलेक्ट्रिसिटी वहां पर इजीली अवेलेबल है, पूरे के पूरे गांव में हर समय इलेक्ट्रिसिटी रहती है। तो इलेक्ट्रिसिटी रहने से क्या होता है, एक तो इरिगेशन की बहुत सुविधा हो जाती है, क्योंकि वहाँ की जो प्राइमरी या जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर के लिए द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी मच अननेसेसरी। सो वी कैन से बिकॉज द इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल ऑल द टाइम, सो देर इज नो shortage of water because all the means of irrigation working properly. So this is very good facility the Palampur villagers are having. The next one, education. Except economic activities, it is very much necessary that the children of villager should get the education. तो वहाँ पर पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। गांव के जो 450 परिवार के लोग हैं वो उनके जो बच्चे हैं वो वहाँ पर पढ़ते हैं। इसके अलावा एक हाई स्कूल भी है। तो हम कह सकते हैं जो बेसिक एजुकेशन का सिस्टम है, जो शुरुआती दौर की शिक्षा है, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी वहाँ पर है, गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश्ड है, गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए हुए डॉक्टर हैं। गांव के लोगों को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो दे यूजुअली विजिट इट, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। तो हेल्थ के हिसाब से भी वहाँ जो फैसिलिटी अवेलेबल है, हम कह सकते हैं कि जो गाँव है उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा इससे पहले हमने बात किया था रोड्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच needed for the economic development, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंशिएंट एंड मॉडर्न के बारे में हमने बात किया। तो ये स्थिति है पालमपुर के जो लोग हैं, एजुकेशन के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, बेसिक फैसिलिटीज़ के हिसाब से, रोड के हिसाब से, ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से उनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके बाद आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट विल हेल्प यू फर्दर आल्सो. It is very much important where the concern of the evaluation of the chapter, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं, कारक कौन से होते हैं जिनसे प्रोडक्शन होता है। हालांकि हम यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उद्योग धंधों में भी, इंडस्ट्री में भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए कि वो कौन से कारक हैं जो हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। तो अब हम उस पर नज़र डालेंगे। बेसिक जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटेलिजेंस, मींस ह्यूमंस, एंटरप्रेनर। तो 4 हैं। पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल और चौथा है ह्यूमन कैपिटल। तो देखते हैं जरा लैंड। पहले सबसे हम लैंड के बारे में बात करेंगे। बेसिकली लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्सेज. Nature has given us this land. So for the production, the basic requirement is land. And specifically for agriculture, in the absence of land, we cannot imagine about agriculture. Like we are having water, oxygen, nature has endowed us all these things. Same way, the land is the basic factor of production. The second one is labor. अब जो लेबर है, किसी भी काम को करने के लिए हमें लेबर की आवश्यकता होती है, मजदूरों की आवश्यकता होती है। ये 2 तरह के होते हैं, एक तो स्किल्ड होता है, एक अनस्किल्ड होता है। स्किल्ड लेबर कौन होता है? जिसने किसी कार्य को दक्षता से करने के लिए ट्रेनिंग ली हुई, जैसे कंप्यूटर को ऑपरेट करना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट एजुकेशन की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने कोई ट्रेनिंग ली हुई हो, कोई टेक्निकल काम करने में पारंगत हो, वो होता है स्किल्ड लेबर।
दूसरा है अनस्किल्ड लेबर, मैनुअल वर्क, एक चीज़ को यहाँ से उठाना है, यहाँ रखना है, बोरियों को यहाँ उठाना है, ट्रैक्टर में रखना है, फिर वहाँ से उतारना, अनस्किल्ड जॉब है जिनके लिए उनको गाइड किया जाता है कि भाई आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, तो लेबर। तो सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज लेबर। उसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल अगेन दो तरह का होता है, एक तो फिक्स्ड कैपिटल होता है, फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा वर्किंग कैपिटल होता है। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? जब भी किसी काम को करना है, किसी इंडस्ट्री को लगाना है, तो हमें उसके लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बिल्डिंग हम लोग बिल्टअप करेंगे, उसमें मशीनरीज लेकर के आएंगे, कंप्यूटर हम लगाएंगे, फर्नीचर लगाएंगे, तो ये सारे के सारे इसमें भी पैसा खर्च होता है। लेकिन इसको एक बार परचेज कर लिया, एक बार रख लिया, तो वो काफ़ी लंबे समय तक हमारे पास रहता है, हम उनकी सेवाएं लेते रहते हैं। तो फिक्स कैपिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। और खेती में क्या होता है? ट्रैक्टर है या जो और काम करने होते हैं, कस्सी है, खुरपी है, ये सारे हम कह सकते हैं फिक्स्ड कैपिटल में। उसके बाद जो होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? कैश चाहिए होता है हमें डेली रिक्वायरमेंट के लिए, अपने लेबर की मजदूरी देने के लिए सैलरी की आवश्यकता होती है, रॉ मटेरियल कच्चा माल खरीदने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है, तो वो होता है वर्किंग कैपिटल, कैश। कैपिटल दो तरह का, एक फिक्स्ड, एक वर्किंग। उसके बाद होता है ह्यूमन कैपिटल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल दीज आर यूजलेस। इट इज द ह्यूमन हु यूज देयर इंटेलिजेंस फॉर convert these things as a resource. Land is of no use if man is not there, if man will not utilize their mind. Labor, both kind of labor, again humans, and how to use their ability, that again depend upon the intelligence of human. Next one is capital. The people are having money, their ancestor has earned it, but how to use it, that is again a intelligence, human. So human capital is very much essential who arrange all these factors of production remaining for the purpose of production. So four factor of production है land, labor, capital and human capital. सभी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन फोर काइंड ऑफ फैक्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है उत्पादन को बढ़ाने के लिए। अब हम थोड़ा सा और बात करेंगे किसके बारे में? पालमपुर के बारे में। पालमपुर में हालांकि लैंड तो हर जगह फिक्स है, लैंड को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन जो बैरन लैंड है, जो पंचायती ज़मीन खराब पड़ी हुई है, जो सलाइन है, तो सब तरह की जो ज़मीन है उसको हम कल्टीवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे जो अवेलेबल लैंड है वो बढ़ जाती है। मतलब क्या है? मान लेते हैं किसी गांव के पास 20 एकड़ ज़मीन है, लेकिन 5-6 एकड़ ज़मीन ऐसी है गांव की जो बैरन है, जिस पर खेती का काम नहीं होता है, तो उस पर लेबर करके हम लोग उस 5 या 6 एकड़ ज़मीन को कल्टीवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो गांव के पास जाती है 25 एकड़ लैंड, लेकिन वो 25 से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकती, ये नहीं कि हम उसको स्ट्रेच करें और इंक्रीज कर दें। तो लैंड इज़ फिक्स्ड। सो पालमपुर में 1960s से लैंड फिक्स है। मतलब वहाँ पर जो भी लैंड थी जो अनकल्टिवेटेड थी, बैरन थी, किसी भी तरह से किसी और काम में लाई जाती थी, उसको कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब लैंड फिक्स है, जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी करनी है उसी लैंड पर करनी है। तो देखते हैं आगे। तो इसका मतलब लैंड को एक्सटेंड करने का कोई स्कोप नहीं है। अब स्कोप नहीं है तो दूसरा सवाल जनरेट होता है, पैदा होता है कि क्या अवेलेबल लैंड से ही ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन लिया जा सकता है? कि जो लैंड अवेलेबल है उसका किस तरह से इस्तेमाल करें, हाउ टू यूटिलाइज दैट लैंड सो दैट वी कैन गेट द मोर प्रोडक्शन what we are getting now. Yes, there is a way, and we belongs to Haryana, the land of agriculture. We are aware about it, but this is the chapter we have to discuss about it. All land should be utilized. The very first thing कि जो भी लैंड बैरन है या किसी भी तरह से अनकल्टिवेटेड है, सबसे पहले तो उसको कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट करना है, एक बात। दूसरा कि इरिगेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा मॉनसून है उस पर डिपेंड है वैसे तो हम एग्रीकल्चर के लिए।
लेकिन मॉनसून फेलियर हो जाता है, मॉनसून प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, तो हमारे जो प्लांट्स हैं, हमारी जो क्रॉप है, उनको प्रॉपर पानी प्रोवाइड करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी शुड बी देयर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। उसके अलावा मल्टीपल क्रॉपिंग है, मतलब क्या है कि एक ही ज़मीन के टुकड़े से हम कई कई फसलें लें। हमारे यहाँ 3 क्रॉपिंग सीजन हैं, राबी, खरीफ, जेड। इसके बारे में हम डिटेल से फिर कभी बात करेंगे। तो तीनों सीजन में एक ही लैंड से फसल ली जाए ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो और उसमें मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए। HYV सीड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, हालांकि उससे लैंड डिग्रेडेशन होता है, बट एक तरीके से किया जाए तो उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यस, वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड बाय फॉलोइंग दीज मेथड्स। तो ये हमने 3 बात की यहाँ पर। फैसिलिटीज अवेलेबल इन द विलेज पालमपुर अबाउट विच वी आर डिस्कसिंग। द नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। देन 2 very little things, although it is given in the book, that's why we have discussed land is fixed and how we can improve, how we can get more production from the same land। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। Okay, we have discussed that how we can get the more production from the same land। Yes, this is the solution. Green revolution, you must heard the name green revolution। यहाँ पर हरित क्रांति जिसको कहा जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा हिस्ट्री जानने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको बता दूं, इस तरह से कोई नहीं बताएगा आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। आप प्लीज़ अटेंशन दें और ये जो कुछ चीज़ें हैं इनको लिख लें, ये लाइफ लॉन्ग आपको काम आने वाली हैं। जो ग्रीन रेवोल्यूशन की जहाँ तक हिस्ट्री का सवाल है, एक अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट हुआ था जिसको एग्रीकल्चर के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है, जिसका नाम था नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलैंड, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। आई हैव मेंशन्ड हियर ही इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। द क्रेडिट गोज टू दिस अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट हु for the green revolution, and the main objective of the green revolution was to increase the production from the same land। And you must be aware about that this was initiated earlier in the Mexico is a country lying in North American continent। Initially it was introduced in North America, which is known as the birthplace of the green revolution, and the positive sign has been seen। The production was increased very rapidly। So एक और मैं हिस्ट्री आपको थोड़ा सा बता दूं। हमारे यहाँ भारत में इसको ग्रीन रेवोल्यूशन को 1960s में इंट्रोड्यूस किया गया था। देखो हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस करने का कारण क्या था, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, तो वी वर नॉट सेल्फ रिलायंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। इवन हम लोग बाहर से फूड प्रोडक्शन को इंपोर्ट किया करते थे। और ऐसा ही एक एग्रीमेंट था, इंडो यूएस एग्रीमेंट, इसको PL-480 के नाम से जाना जाता है। PL-480 इंडो यूएस एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड USA। सो USA वॉज एक्सपोर्टिंग अस wheat or the basic food items and we were dependent upon USA। हुआ क्या कि US ने हमें पुअर क्वालिटी का फूड मटेरियल भेजना शुरू कर दिया और हम उस स्थिति में नहीं थे कि उनका प्रतिकार कर सकते, अपोज कर सकते। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम खुद इतने डिपेंडेंट हो जाएं, हम अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाएं कि हम अपने देश में ही सभी देशवासियों को खाना बना सकें और लोगों को भी एक्सपोर्ट कर सकें। हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी हो, हमारे गोडाउन्स फुल रहें। उसके लिए MS स्वामीनाथन ने 1960s में इंट्रोड्यूस किया ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो इंडिया में इंट्रोड्यूस कराने का जो क्रेडिट है वो MS स्वामीनाथन को जाता है। हालांकि बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी ने और इंदिरा गांधी जी ने इसको फॉलो किया और
अब हम कह सकते हैं कि फूड मटेरियल के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए हम लोग किसी पर भी डिपेंड नहीं हैं। हमारे गोडाउन्स फुल हैं, 3-3, 4-4, 5-5 साल किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति के लिए हम कई वर्षों तक तैयार हैं, हमारे गोडाउन्स फुल हैं। देखिए अब ग्रीन रेवोल्यूशन में, हरित क्रांति में मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन from the same land, because land is fixed, we cannot stretch the land, but we can use certain methods, ways by which we can increase our production from the same land. देखेंगे a little bit we have discussed earlier, लैंड जो है जहाँ पर खेती की जा रही है वहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए मॉडर्न इक्विपमेंट इस्तेमाल किए गए। 1960s में ट्रैक्टर था, हैरो था, सब तरह के मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ किए गए। इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए लोगों को, किसानों को लोन दिया गया और उनके खेतों में ट्यूबवेल लगाए गए ताकि वो पूरी तरह से मानसून पर डिपेंडेंट ना हो और प्रोडक्शन ज़्यादा हो, क्योंकि इन द फेल्योर ऑफ मानसून द क्रॉप फेलियर वॉज टेकिंग प्लेस इन आवर कंट्री, बट advanced irrigation system was introduced during this green revolution in 1960s to provide the timely water to our crops. Chemical fertilizer and insecticide were used to increase the production, although there is a negative aspect of it. We are facing the problem nowadays for this higher use of chemical doses in crops, but at that time that was the requirement to increase the production. So chemical fertilizers and insecticides were used in the land and definitely benefit was received. HYV सीड आप लोगों को जान लेना जरूरी है। यहाँ पर HYV हाई यील्ड वैरायटी। देखिए हाई यील्ड वैरायटी क्या होता है, नॉर्मली आप पाएंगे खेतों में, आपने गेहूं की बालियां देखी होंगी, इस तरह से होती है कुछ, ये होता है। उसमें देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 7 ज़्यादा होते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें 7 दाने हैं गेहूं के, लेकिन जब HYV सीड को यूज़ करते हैं तो उसमें हम क्या पाते हैं कि उसमें हम ज़्यादा गेहूं के दाने रिसीव कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 1 एकड़ लैंड से पहले हमें 1300 kg वीट मिलता था, लेकिन जब हमने HYV सीड को इस्तेमाल किया तो वहाँ से उसी लैंड से हमें इंक्रीज हुआ, ऑलमोस्ट ट्रिपल वी हैव रिसीव्ड प्रोडक्शन। सो वी कैन से HYV हाई यील्ड वैरायटी। एक ही खेत से ज़्यादा यील्ड लेने के लिए HYV सीड्स का इस्तेमाल किया गया। किसानों को लोन दिया गया क्योंकि किसान जो हैं दे वर नॉट हैविंग मच अमाउंट फॉर विद देम टू यूज़ दीज मॉडर्न इक्विपमेंट। लोन प्रोवाइड किए गए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खोले गए, विश्वविद्यालय खोले गए, रिसर्च जैसे आपने सुना होगा हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर खोले गए, बहुत सारी रिसर्चेस करना शुरू किया कि किस तरह से हम लोग अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, एक फिक्स लैंड से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे पा सकते हैं। एंड वी शुड बी थैंकफुल फॉर दिस अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट एंड MS स्वामीनाथन who introduced green revolution in India. Credit goes to these personalities. Now we are completely independent, where the concern of the food security, we are having enough food material with us. We can face any of the disaster. What it's mean? Now because of this green revolution, we are having enough stock with us which we can use further. तो ये एक आपका मैंने पोर्शन किया है। अगले पोर्शन में मैं आपको बताता हूं कि हम लोग क्या करेंगे। नमस्कार। जैसा आप लोगों को मालूम है कि हमने 9th क्लास का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया हुआ है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताया था कि इसको करिकुलम में, सिलेबस में 9th क्लास में क्यों इनकलकेट किया गया है, इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा हमने बात की थी कि इसकी लोकेशन कहाँ है, इसकी कनेक्टिविटी क्या है, उस गांव का जो सोशल स्ट्रक्चर है, कितने परिवार उसमें रहते हैं, वहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल हैं,
उसके अलावा हमने बात किया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया था ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में। ये सारी बातें हम इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों को मैं ऊपर लिंक दे रहा हूं, आप उस पर क्लिक करके इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि हमने बात की थी कि हमने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जितने भी प्रयास हो सकते थे, चाहे वो इरिगेशन फैसिलिटी को इंक्रीज़ करने का हो, HYV सीड को इंक्रीज़ करने का हो, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करने का हो, हमने किया और हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ी। लेकिन उन सभी मेजरमेंट से, उन्हीं सभी स्टेप से, उन सभी मेथड से नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ लैंड के ऊपर। जैसे क्या लैंड अगर हम इसी तरह से इस्तेमाल करते रहे, इसी तरह से उसका एक्सप्लॉटेशन करते रहे, इसी प्रकार से दोहन करते रहे, तो क्या उसके ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा? यस, स्टडीज़ ने रिपोर्ट किया है, बहुत सारे रिसर्च इस बात पर हुई है, क्या केमिकल फर्टिलाइज़र का, ओवर इरिगेशन का कुछ इम्पैक्ट लैंड पर पड़ता है? तो रिपोर्ट सामने आई कि यस, इससे जो सोयल की नेचुरल फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। जो उसके अंदर नेचुरली अवेलेबल बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जिनकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। अगर इसी तरह से, इसी स्पीड से केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता रहा तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि द लैंड विल बिकम बैरन, इट विल बी डिग्रेडेड सो इंटेंसली दैट द एग्रीकल्चर विल नॉट रिमेन पॉसिबल ऑन दैट। सो दिस इज द नेगेटिव इम्पैक्ट, द लैंड और द सोयल इज लूजिंग इट्स नेचुरल फर्टिलिटी। और जो ओवर इरिगेशन हो रहा है, जो हम पहले मॉनसून पर डिपेंड थे इरिगेशन के लिए, क्रॉप के वाटर के लिए, अब हम लोगों ने इरिगेशन के नए नए मेथड्स किए, हमने ट्यूबवेल लगाए, धरती में जो ज़मीन के नीचे जो पानी अवेलेबल है उसको हमने ट्यूबवेल्स के ज़रिए बाहर निकाला और अपने खेतों को सींचना, इरिगेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक और थ्रेट आया। क्या आया? कि जो वाटर लेवल है दैट इज़ गोइंग डाउन, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर climatic condition, for the health of the earth. So many negative impact can occur because of this going down the water level. Then water pollution, of course, क्योंकि जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो पानी के माध्यम से बह करके रिवर्स में जा रहे हैं और रिवर्स से फिर वो पानी हमारे पास यूज़ के लिए आ रहा है, तो वो पानी पॉल्यूट हो रहा है, क्योंकि केमिकल्स अगर उसमें जाएंगे पानी में तो पॉल्यूट होगा। तो वाटर पॉल्यूशन इज टेकिंग प्लेस, दैट इज़ वेरी डेंजरस, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ वाटर द लाइफ ऑफ ह्यूमंस विल नॉट एग्जिस्ट। सो दिस इज डेंजर फॉर आवर एनवायरनमेंट, वाटर पॉल्यूशन। ओवर इरिगेशन की वजह से जो पानी में जो अवेलेबल नमक है, सॉल्ट है, वो ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से सोयल सलाइन हो रही है, soil salinity is taking place, and then land not remain suitable for the agriculture. These are the negative impact which are taking place because of the modern technique. This is danger. We should take care of it. More researches should be done, that what is required to do so that these kind of degradation, pollution will not take place. Anyways, next one, पालमपुर के बारे में हम बात कर रहे थे, जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, उसके ऊपर स्टडी हुई थी। तो स्टडी की फाइंडिंग्स क्या मिली कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है वो किस तरह से है। एक तो जो पूरे गांव की लैंड है उसका केवल 36% तो अवेलेबल है और चीज़ों के लिए, और 64% को यूज़ किया जा रहा है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। और नंबर ऑफ फार्मर्स, कितने फार्मर्स के पास वो ज़मीन है, आप देखेंगे इसमें बाइफरकेट किया हुआ है। लार्ज फार्मर है 20% जिनके पास लैंड होल्डिंग्स बड़ी हैं। जैसा इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, हम देखेंगे कि 450 फैमिलीज़ हैं वहाँ पर। इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 150 फैमिलीज़ हैं जो दलित हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, जिनके पास कोई भी लैंड नहीं है। दे डू द वर्क ऑन अदर्स लैंड, they are working as a farm labor। 240 फैमिलीज हैं जिनके पास 2 एकड़ 2 हेक्टेयर या उससे भी कम ज़मीन है। छोटी ज़मीन होने की वजह से भी प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में बात करेंगे।
60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग्स काफ़ी बड़ी हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उन लोगों का जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, बड़े घरों में रहते हैं, सारे लग्जरी अवेल करते हैं, सब तरह की फैसिलिटी उनके पास है। वहाँ पर गांव में ये स्कैटर्ड होने की वजह से दिक्कत क्या आ रही है, प्रोडक्टिविटी लो हो रही है। लो प्रोडक्टिविटी से क्या मतलब है, एक तो लैंड होल्डिंग स्मॉल है, छोटी छोटी 2 एकड़ से भी कम है या लैंड नहीं है, और वो भी स्कैटर्ड है, फैली हुई, अलग अलग वो लोगों का मालिकाना हक है, अलग अलग वो लोग खेती करते हैं। कलेक्टिव फार्मिंग से इनपुट भी कम लगता है और प्रोडक्शन ज़्यादा आती है, लेकिन पालमपुर में लो प्रोडक्टिविटी का कारण है कि जो लैंड है वो स्कैटर्ड है और स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं। तो ये 2 बातें हमने की, द नेगेटिव इम्पैक्ट ड्यू टू द मॉडर्न टेक्निक यूटिलाइज्ड बाय फार्मर्स नाउअडेज। द नेक्स्ट वन इज लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद ये 3 पोर्शन है, जैसे मैंने आपको बताया था, बड़ा स्मॉल चैप्टर है, बहुत छोटा सा पार्ट इसका लेफ्ट है। देखेंगे कि लेबर कहाँ से मिलती है। जैसे हमने बताया था कि जो 440 फैमिलीज़ हैं और जो 60 फैमिलीज़ है जिनके पास बिग लैंड होल्डिंग्स हैं, तो जो लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो लेबर कहाँ से प्रोवाइड कराया जाता है। तो हम देखेंगे जो एक तो 150 फैमिली जो दलित्स हैं पालमपुर में जिनके पास कोई लैंड होल्डिंग नहीं है, वो फार्म लेबर के रूप में वहाँ पर काम करते हैं। दूसरा, जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग स्मॉल हैं, वो पहले अपने खेतों में काम करते हैं, उसके बाद अपनी अर्निंग को इंक्रीज करने के लिए दूसरी लैंड होल्डिंग्स पर काम करते हैं। तो इस तरह से लेबर को पालमपुर में मैनेज किया जाता है। हालांकि जो बड़े फार्मर्स हैं जिनके पास बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं, वो इनका एक्सप्लॉटेशन करते हैं, क्योंकि तादाद में ज़्यादा होने की वजह से कंपटीशन ज़्यादा है, यहाँ तक कि वो कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका प्रोडक्शन में कोई भी शेयर नहीं होता, बल्कि उनको लोअर लेवल पर वेजेस दिया जाता है, जिसके एवज में वो उनके खेतों में काम करते हैं। तो इस तरह से लेबर का सेटलमेंट वहाँ पर किया जाता है, एक्सप्लोटेशन होता है। फार्मर्स विद नो लैंड और लेबर विद नो लैंड, स्मॉल फार्मर्स विद फ्यू लैंड वर्क्स ऑन द लार्ज फार्म्स। तो एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कैपिटल नीडेड। अब इनपुट्स के लिए खेतों में बीज लाना है, ट्रैक्टर का यूज़ करना है, फर्टिलाइज़र लाना है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैनेज करना है, उसके लिए कैपिटल कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से मैनेज होता है। स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो बोरो करते हैं, उधार लेते हैं। अब उधार किन से लेते हैं, एक तो जो लार्ज फार्मर हैं उनसे उधार लेते हैं। दूसरा, मार्केट में जिनको वो अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं इनपुट के लिए, उनसे पहले उधार ले लेते हैं, फिर इनपुट करते हैं, फिर अपने माल को वहीं पर बेच देते हैं और उनका उधार चुका देते हैं। इस तरह से ये पैटर्न चलता रहता है। लेकिन इसमें एक डेब्ट ट्रैप का किस्सा आता है कि जाल में फंस जाता है स्मॉल फार्मर। कैसे, एक तो जो लार्ज फार्मर हैं या जो आड़ती हैं मार्केट में बैठे हैं, ये हाई इंटरेस्ट रेट पर उन्हें ब्याज देते हैं। दूसरा, स्मॉल फार्मर प्रेशराइज होता है अपने प्रोडक्ट को केवल उसी को बेचने के लिए, क्योंकि उससे उधार लिया हुआ है, तो वो अपने मनमाने दामों पर उससे वो चीज़ें खरीदता है। तो इस तरह से जो स्मॉल फार्मर है अपने इनपुट्स के लिए पैसे को मैनेज करता है, जिनकी वजह से बहुधा उसको प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। जो बड़े किसान हैं, लैंड होल्डिंग बड़ी हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वो कुछ को तो मार्केट में सेल कर देते हैं। रायगंज में स्मॉल फार्मर भी रायगंज में जाकर के सेल करते हैं, फैमिली के कंजप्शन के लिए रख लेते हैं और सरप्लस को जाकर के मार्केट में सेल कर देते हैं। उसके बाद है इसी में ही जो बड़े फार्मर हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से, मार्केट में सेल ज़्यादा होने की वजह से उनके पास कुछ सरप्लस में पैसा बच जाता है, जिसको वो सेविंग कर लेते हैं, बैंक में जमा कर लेते हैं और नेक्स्ट टाइम इनपुट के टाइम पर उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही स्मॉल फार्मर्स को हाई इंटरेस्ट रेट पर पैसा देते हैं। इस तरह से कैपिटल का मैनेजमेंट होता है पालमपुर में।
ये जो रिसर्च की थी गिलबर्ट एटिनी ने, वो बता रहे हैं कि किस तरह से कैपिटल को मैनेज किया जाता है। उसके बाद कि फार्मिंग तो मेन एक्टिविटी है, सभी लोग मिलकर के खेती कर रहे हैं। किसी के पास ज़मीन है वो खेती कर रहा है, किसी के पास ज़मीन नहीं है वो खेती कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। क्या काम होते हैं देखेंगे। स्मॉल फार्मर्स जो हैं हाँ ये मैंने बता दिया आपको, स्मॉल फार्मर जो हैं डेली कंजप्शन का अपने पास रखते हैं, बाकी को रायगंज में सेल कर देते हैं। इसी तरह से बड़े जो हैं वो रायगंज में सेल करते हैं, बाकी को बैंक में रखते हैं, इंटरेस्ट में पैसा देते हैं। मैंने आपको बताया। यहाँ है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए स्मॉल फार्मर्स कुछ काम करते हैं, या वो लोग जिनके पास लैंड होल्डिंग्स नहीं है वो छोटे मोटे और भी काम करते हैं। इसके अलावा भी जिनके पास लैंड होल्डिंग्स हैं वो भी अपनी अर्निंग को इंक्रीज करने के लिए, बड़ी लैंड होल्डिंग वाले जो बड़े फार्मर हैं वो भी कुछ और काम करते हैं। वो काम क्या है उन पर नज़र डालते हैं। डेयरी है, उन्होंने दूध के उत्पादन के लिए, मिल्क के उत्पादन के लिए डेयरी खोल रखी है। यहाँ से वो अपने गांव से दूध को इकट्ठा करते हैं, रायगंज में लेकर के जाते हैं। रायगंज में शाहपुर से मिल्क को कलेक्ट करने वाले लोग आते हैं और उसको कलेक्ट करके ले जाते हैं। तो जो डेयरी है वो भी एक प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मेन ऑक्यूपेशन है बहुत सारे लोगों का पालमपुर में। उसके अलावा छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें करीबन 50 के लोग करीबन काम करते हैं। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर लगी हुई हैं। उसके अलावा शॉपकीपर्स हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटी सी मार्केट काइंड ऑफ है। हालांकि ज़्यादातर लोगों ने अपने घरों के नीचे ही जो छोटे मोटे कमरे हैं उनमें दुकानें खोली हुई हैं। राइस है, बिस्किट है, जो डेली कंजप्शन की चीज़ें हैं उनको सेल करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे लोगों को मूवमेंट करनी है, यहाँ से पालमपुर से रायगंज जाना है या शाहपुर जाना है, तो वहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ के लिए प्राइवेट गाड़ियों को भी चलाते हैं। जीप है, ट्रैक्टर में भी लेके जाते हैं। इसके अलावा भी ट्रांसपोर्टेशन है कि मार्केट में सामान को ले जाने के लिए, जैसे दूध को पहुंचाना है, अपनी गाड़ी खरीदने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, नहीं है तो वो हायर करेंगे। तो जो ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वो भी एक बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ पर इस चैप्टर में मैं आपको बता दूँ, बड़ा आसान है। सबसे पहले तो आपको लिखना है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी ऑफ विलेज पालमपुर एक। दूसरा आप करेंगे लोकेशन ऑफ विलेज पालमपुर, स्टडी डन बाय दिस फेलो। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैंने बताया था लैंड, लेबर कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। उसके बाद आता है ग्रीन रेवोल्यूशन, अगेन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। जो ग्रीन रेवोल्यूशन के स्टेप्स हैं उन्हीं को हम लिख सकते हैं। उसके बाद व्हाट आर द नेगेटिव इंपैक्ट ड्यू टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा कि और कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, बहुत आसान सा चैप्टर है। इट इज़ वेरी इजी चैप्टर, वेरी स्मॉल चैप्टर। आपको ये छोटी छोटी मैंने 2 वीडियो बना के दी हैं, 2 लेक्चर बना के दिए हैं, आप इनको देखें। 9th क्लास के फर्दर चैप्टर को रिसीव करने के लिए आप बेल आइकन को दबाएं, आपके पास मैसेज आ जाएगा, आप उसको दोबारा स्टडी करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए। थैंक्स अ लॉट।